हेलो गाइस, मेरा नाम कोमल। मैं हेलो गाइस, मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपके लिए और वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो मेरे जो कंटेंट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में है, जिससे जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं, उनको भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कोई जो भी अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ये ज़्यादा ध्यान दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इंग्लिश में यूज़ करें। अगर आप प्रॉपर हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। तो इसके अंदर आपके 4 से 5 डिसऑर्डर है। एक है हाइपरटेंशन, दूसरा एंजाइना, तीसरा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और तीसरा है हाइपरलिपिडीमिया, और चौथा है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो हाइपरटेंशन के बारे में करेंगे। तो हाइपरटेंशन क्या होती है? तो गाइज़, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन कंडीशन है। लाइक ये बहुत कॉमन कंडीशन है आजकल। नॉर्मली हाइपरटेंशन हर किसी को है, अडल्ट्स में भी है, ठीक है, टीनेजर्स में भी है, जो बूढ़े हैं उनमें भी है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिससे टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आर्टरी की वॉल्स के विरुद्ध, मतलब आर्टरी की वॉल्स के अपोजिट ब्लड का प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। लाइक आप इससे समझ सकते हैं डायग्राम से, जो ये आर्टरी है, ये वॉल्स है, बीच में जो है ब्लड है, तो ब्लड का प्रेशर वॉल में बहुत पड़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो देखो, ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन क्या है। जो नॉर्मल बीपी है वो कितना होता है, सिस्टोलिक मतलब ऊपर का बीपी, ठीक है, डायस्टोलिक मतलब नीचे साइड में, तो 120 ऊपर का रहना चाहिए, और डायस्टोलिक नीचे का 80 से कम। अगर जिसका 120/80 बीपी आता है तो वो एक नॉर्मल बीपी कहलाता है। मतलब जो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है एग्ज़ाम पे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज कितनी होती है, तो कितनी होती है, 120/80। ठीक है, अब अगला होता है कि प्री हाइपरटेंशन। एक तो नॉर्मल, एक थोड़ा प्री, मतलब थोड़ा बहुत जो बीपी बढ़ता है तो वो कितना होता है, 120 से या फिर 129 से 80 तक। तो ये क्या होता है, प्री हाइपरटेंसिव होता है। और तीसरा क्या होता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है, जिसमें बीपी क्या है, 130 या 140 सिस्टोलिक हो जाता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 या फिर 90 से अधिक होता है, या 80 या 90 होता है, तो वो होता है हाइपरटेंशन 1 स्टेज। और हाइपरटेंशन 2 स्टेज में क्या होता है, 140 या फिर 90 से अबव जो बीपी होगा वह हाइपरटेंशन होता है। एक चौथा होता है हाइपरटेंशन कैरियर्स, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, जिसमें क्या होता है कि 180 से अपर बीपी चले जाता है सिस्टोलिक वाला, और जो डायस्टोलिक होता है वो 120 से अधिक चला जाता है, जिसमें क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है, वो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो अगला क्या है, हम पढ़ेंगे टाइप्स कितने होते हैं हाइपरटेंशन के। जो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं उसे, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और तीसरा होता है हाइपरटेंशन कैरीज, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है कि ये इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये नॉर्मली 90 से 50% लोगों में पाया जाता है। ठीक है, 90 से 50% लोगों में ये भी पाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80 mmHg होती है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। क्योंकि ये क्या है कि इतना बीपी तो नॉर्मल इंसान का रहना चाहिए, अगर इससे कम होता है तो हम मानते हैं कि उसका बीपी लो है, वो बीपी भी अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है, अब हम देखेंगे सेकेंडरी। जो हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन पढ़ी वो तो एसेंशियल है, वो तो नॉर्मल लोगों में सभी में होना चाहिए उतना। अब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ये हमें किस वजह से होता है, कोई अगर किसी को कोई बीमारी है, लाइक किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को ट्यूमर है, किसी को कार्डियक डिसऑर्डर, किसी को एंडोक्राइन क्या होती है, जो ग्लैंड्स होती है, कोई उसका जैसे थायराइड वगैरह उसका अगर डिसऑर्डर है, तो उन लोगों को उस वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, भैया हाइपरटेंशन कैरीज क्या होती है। हाइपरटेंशन क्या है, एक गंभीर कंडीशन है जिसमें क्या है, ब्लड प्रेशर से दिल का दौरा, बोले तो हार्ट स्ट्रोक पड़ सकता है, और जिससे क्या होती है, ह्यूमन की मृत्यु हो जाती है। जिसमें क्या है, सिस्टोलिक बीपी 180 mmHg से अधिक होता है, और डायस्टोलिक बीपी 120 mmHg से अधिक होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो डैमेज हो जाती है, जो भी ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाएगी,
और जो है बॉडी में ब्लड का पंप नहीं हो पाएगा। तो एक आप डायग्राम से समझ पाओगे, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ पे नैरो हो गई है देखो, ठीक है। तो इससे क्या ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा सही से, तो इससे क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्या है, अगला हम पढ़ते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि कारण, मतलब ये किस वजह से हो रहा है, जो हाइपरटेंशन है उसके कारण क्या क्या है हम वो जानेंगे, ठीक है। उसके कारण क्या है हम वो जानेंगे। तो उसके कारण क्या है वो जानेंगे। तो फर्स्ट है प्राइमरी और असेंशियल हाइपरटेंशन का क्या कारण है, ठीक है। दो जो प्राइमरी असेंशियल हाइपरटेंशन होती है उसका क्या कारण है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब कोई फैमिली हिस्ट्री हो या फिर कोई लाइफ स्टाइल हो या फिर स्ट्रेस कोई ले रहा हो या अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा हो या डायबिटीज़ का पेशेंट हो या फिर वो अनहेल्थी हो, तो उसको होती है, ठीक है। और अगला क्या है हमारा सेकेंडरी और असेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। जो सेकेंडरी है ये किस वजह से होती है, जो ये क्या है जन्मजात असमानताएं बोले तो, कि जो जिसको मतलब जन्म से ही कोई बेबी है वो किसी रोग से या किसी डिजीज़ से पीड़ित है उसको होती है। अगला क्या है कि किडनी डिजीज़, इसको बोलते हैं पॉलीनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो किडनी डिजीज़ किसी को है तो उसको होगा। और स्लीप एपनिया मतलब जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, जिसको ट्यूमर है और कोई एस्ट्रोजन और स्टेरॉइड और नेज ड्रग का कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। तो अगला गाइस पैथोजन है, ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है फार्माकोथेरेप्यूटिक में पैथोजेनेस। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, हाइपरटेंशन मतलब पैथोजेनेसिस का मतलब है कि हाइपरटेंशन कैसे हो रही है उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल हम फैक्टर लेंगे बोले तो ऊपर से, जैसे हमने इटियोलॉजी पढ़ी, जैसे ओबेसिटी मोटापे के कारण होता है, किडनी डिजीज़ के कारण, एंडोक्राइन के कारण होता है, तो ठीक है कोई भी इटियोलॉजिकल हम फैक्टर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ना, कोई भी हमने लिया, ठीक है, कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, फिर बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, फिर जो ब्लड वेसल होती है ना वो वैसो कंस्ट्रक्शन करती है। वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएगी। लाइक इसकी तरह मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हो गई है ना यहाँ से नैरो, तो यहाँ पर से ब्लड फ्लो सही से हो नहीं पाएगा तो वो हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो का ऑर्गन तक कम पहुँचना, जो ब्लड फ्लो है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा, अगर जैसे देखो बॉडी के ऑर्गन बोले तो किडनी में अगर वो नहीं, ब्लड का फ्लो किडनी में अच्छे से नहीं हो रहा है तो किडनी क्या करेगी, रेनिन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। जो एसएनएस होता है मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो रेनिन रेनिन के सिक्रेशन में एक्टिवेशन प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन सिक्रेशन तो किडनी करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रास एक्टिवेशन, रास का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। अब जो रास होता है वो क्या होता है, मैं आपको रास के बारे में बताती हूँ। रास का एक मिनट गाइस, जो रेनिन होता है ना वो तो एक एंजाइम है, जो रास है वो एक हार्मोनल सिक्रेशन है, ठीक है। तो हम उसके बारे में देखते हैं अभी। हाँ तो गाइस जो रास होता है उसका जो हमारा फुल फॉर्म होता है, मतलब मोस्टली कभी पूछ भी लिया जाता है कि रास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रास का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो जो रास होता है वो क्या करता है, देखो जो रास होता है वो एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन का सिक्रेशन करता है। जो एंजियोटेंसिन होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के कारण क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होते हैं। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या काम करता है, उसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना। तो उसके क्या क्या वर्क होते हैं, जो एंजियोटेंसिन होता है ना सेकंड, वही वैसो कंस्ट्रक्शन भी कराता है। वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब कि वही जो आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाती है, तो
फिर क्या करता है वो, उसके बाद एड्रेनलिन ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन, जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है उससे एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन भी करता है। और फिर क्या करता है, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेनेशन, मतलब जो सोडियम और वाटर का रिटेनेशन है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन है, उसको बढ़ा देता है। फिर उसके बाद क्या, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होता है, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो इंक्रीज होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या है हाइपरटेंशन हो जाती है। अब लाइक अगर आपको ये पूरी प्रोसेस नहीं भी समझ में आ रही है, आप इसके जो ऊपर की 1 2 3 4 5 लाइन है उसके उतना भी लिखोगे तो आपको, हाँ ज़्यादा भी नहीं तो अगर 5 नंबर का आता है 5 में से आपको 2 या 2.5 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आपको पूरी ही प्रोसेस की लिखनी ज़रूरी है, अगर जिससे हो सकता है तो वो इसको पूरा लिखिए और आपको अच्छे से आप नंबर गेन कर सको। अब अगला क्या है, इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि सिम्टम, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि जो हाइपरटेंशन होती है उसके सिम्टम्स के बारे में हम जानेंगे। अब ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना वो एक डिजीज़ के बारे में आपको लिखनी ही लिखनी है। पेपर में आता है जैसे जो 5 नंबर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि हाइपरटेंशन और उसकी पूरी हिस्ट्री लिखो, मतलब उसके पैथोजेनेस भी, उसका सिम्टम, उसका एटियोलॉजी, उसका मतलब हर एक चीज़ पूछ लेते हैं, उसका क्लिनिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, हर चीज़ पूछ लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि सिर्फ पैथोजन लिखिए या फिर सिर्फ इटियोलॉजी लिखिए या फिर सिर्फ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए। तो वो डिपेंड करता है पेपर में कि वो किस टाइप से आते हैं, लेकिन आपको सभी कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ज़्यादा नहीं भी तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में नज़र रखिए। तो अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सिम्टम क्या क्या है इसके, सीवियर हेडेक, मतलब बहुत ज़्यादा आपको जब हेडेक हो रहा है, ठीक है। और अगला क्या है इसका, ब्लड विजन, मतलब धुंधलापन दिखाई देना। और तीसरा क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, नोज़ से खून बहना, ठीक है। अब क्या है, हेमेटूरिया है, कन्फ्यूजन होना, ठीक है, सीजर आना, नोजिया वॉमिटिंग होना, फीलिंग हॉट, मतलब गर्म बॉडी का हम बार बार टेम्परेचर बढ़ना, ये सब चीज़ क्या है इसके सिम्टम है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम बिना कोई मेडिसिन के घर में कैसे मतलब अपनी डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम आहार में बदलाव करेंगे, हम अच्छा फूड लेंगे, लाइक जंक फूड हम अवॉइड करेंगे, अच्छा हेल्थी फूड लेंगे, ठीक है। दालें लेंगे, अच्छी अच्छी सब्जियाँ फल वगैरह खाएंगे जिससे मेंटेन रहे। एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ हमें एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है बहुत सही रहेगी, ठीक है। और स्मोकिंग अवॉइड करनी होगी, अल्कोहल नहीं लेना होगा, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना होगा, स्ट्रेस नहीं लेना होगा। और अगला क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि दवाओं से, जो हमारी ड्रग्स होती है उससे हम कौन कौन सी ड्रग्स से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब जो इसमें जो ड्रग्स होती है ना, वो ड्रग्स बहुत प्रकार की होती हैं। तो जैसे मैंने इसमें कुछ ड्रग्स लिखी हैं। अगर जो फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट है वो फार्माकोथेरेपेटिक्स से पूरा पूरा मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें हमें जितनी भी ड्रग्स याद होंगी हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम डाययूरेटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे थायराइड, क्लोरोथायराइड भी होती हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और शरीर से ये क्या करते हैं, जो शरीर में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है उसको कम करते हैं, ठीक है। उनको कम करने के लिए इन दवाओं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में क्या होती हैं, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, प्राजोसिन, ये सब किस में होती है, अल्फा ब्लॉकर में होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये वेन को, ब्लड वेसल को रोकने से ब्लड वेसल को कसने से रोककर फ्री ब्लड फ्लो का कारण बनते हैं। मतलब कि ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल हमारी एकदम टाइट हो जाती है उसको रोकती है, उसको फ्री करती है, और जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो आराम से हो जाता है। ऐसी बीटा ब्लॉकर की है एंटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, ठीक है, मेट्रोलोल, ये सब क्या है, बीटा ब्लॉकर की ड्रग्स हैं। अब क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर